नमस्कार मित्रों, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि स्त्रीलोक्स का आपसे वादा है, हम आपके लिए लाते रहेंगे प्रेरक स्त्रियों की गाथाएं। तो आज जनवरी के इस माह में मैं 2 क्रांतिकारी महिलाओं की गाथा लेकर प्रस्तुत हूँ और जिनके बारे में आज हम सबसे पहले जिक्र करेंगे वह हैं जोन ऑफ आर्क, जिनका जन्म 6 जनवरी 1412 में फ्रांस में हुआ था। केवल 19 वर्ष की आयु में उन्हें चुड़ैल घोषित करके एक बार नहीं 3 बार जिंदा जला दिया गया था। जोन ने कभी किसी की हत्या नहीं की और वह अत्यंत धार्मिक थी, फिर भी उनके साथ ऐसा सलूक हुआ। इंग्लैंड के विरुद्ध चार्ल्स सप्तम के पक्ष में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करने के लिए उन पर प्रमुख आरोप क्रॉस ड्रेसिंग यानी कि पुरुषों का लिबास धारण करने और विधर्मी होने के थे। यद्यपि वह पैंट रोब आदि अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए पहनती थीं और विधर्मी होने का आरोप बाद में उन पर से हटा लिया गया था, गलत सिद्ध हुआ था। दुख तो यह है कि 15वीं सदी का यह सत्य मुझे भारत के ही किसी क्षेत्र से आती खबर सा लगता है, क्योंकि आज भी हमारे देश में स्त्रियों पर मनमाने आरोप लगाकर प्रताड़ित करना कोई नई बात नहीं है। जोन ऑफ आर्क के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उनके बाल उस समय के सिपाहियों की भांति छोटे छोटे कान के पास से कटोरी नुमा रूप में कटे हुए थे। 1909 में पेरिस के ही एक केसराज एंटोने ने जोन को प्रेरणा मान स्त्रियों के बाल छोटे छोटे काटना शुरू कर दिया और 1920 में जब जोन को एक संत घोषित किया गया तो उनमें और उनके केश विन्यास में स्त्रियों की बढ़ती रुचि के कारण यह बॉब हेयर स्टाइल भी चल निकला और तब से अपने विभिन्न रूपों में बॉब कट स्त्री मुक्ति का एक प्रतीक बन गया है। जोन ऑफ आर्क, जिन्हें मेड ऑफ ऑर्लियंस भी कहा जाता है, उनके 2 कथन साहस, पीछे न हटना और मैं डरती नहीं हूँ, मैं यही करने के लिए पैदा हुई थी, अविस्मरणीय हैं और सदा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। अब सेंटा जोआना के नाम से जोन ऑफ आर्क फ्रांस व फ्रांसीसी सिपाहियों की संरक्षक संत मानी जाती हैं। एक अन्य हस्ती जिन्हें सूक्तियों की मल्लिका भी कहा जाता है, वह थी फ्रांसीसी नारीवादी और दार्शनिक सिमोन डू बुवा। 1908 में जन्मी सिमोन ने अपने कलम को हथियार बनाकर फ्रांस में व्याप्त लिंग असमानता पर वार किया। 1919 में अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स द्वारा उन्होंने कहा कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को द्वितीय माना गया है। नर को मनुष्य माना जाता है और नारी को मादा। जब नारी मनुष्य की तरह व्यवहार करती है तो उसे नर का अनुसरण करना माना जाता है। सिमोन ने स्त्रियों को स्वयं एक अस्तित्व न मानकर प्रथम लिंग पुरुष का ही एक स्थायी और नैसर्गिक भाग माने जाने पर तीखा प्रहार किया। वह कहती हैं कि किसको यह तय करने का अधिकार है कि स्त्रीत्व क्या है और नारीत्व स्त्रियों पर थोपा जाता है, जिससे वह पुरुषों के समाज में अपना अस्तित्व, अपनी क्षमताएं व अपनी बुद्धिमत्ता स्थापित न कर सकें। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को स्वतंत्रता है कि अपना मार्ग तय कर सकें। उनके मुताबिक स्वतंत्रता का अर्थ है संभावना से परिपूर्ण भविष्य का मार्ग खुला होना, पर स्वतंत्रता का अर्थ दूसरों का शोषण करना या उन्हें दबाना नहीं है। और यह भी कि जो पुरुष अपने पौरुष के बारे में चिंतित होता है, स्त्रियों के प्रति उससे अधिक घमंडी, आक्रामक व तिरस्कारपूर्ण और कोई नहीं। 1971 में उन्होंने मैनिफेस्टो ऑफ द 343 द्वारा फ्रांसीसी स्त्रियों के लिए गर्भनिरोध, गर्भपात और अपने शरीर के लिए स्वयं निर्णय लेने के अधिकारों को पेश किया और 1960 से उठी दूसरी स्त्री समानता की लहर को अत्यधिक बल दिया। आधुनिक नारीवाद की जननी सिमोन ने स्त्रियों को संदेश दिया, चेंज योर लाइफ टुडे, डोंट गैम्बल ऑन द फ्यूचर, एक्ट नाउ विदाउट डिले। अपना जीवन आज ही बदलिए, भविष्य पर जुआ न करें, अविलंब अभी कदम उठाएं। वह कहती हैं, उसके पंख काट दिए गए और फिर उस पर उड़ना न जानने का आरोप लगाया।
वह अपने परिपक्व राजनीतिक विचारों के लिए भी जानी जाती थी। उन्होंने जो लिखा, राजनीति से परहेज भी अपने आप में एक राजनीतिक वृत्ति है, ये आज के संदर्भ में भी कितना सटीक है। तो मित्रों, आप मुझे बताइएगा कि आपको यह संस्करण कैसा लगा, और स्त्रीलोग्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपने कमेंट्स द्वारा बताएं कि आप आगे किन स्त्रियों की गाथाएं सुनना चाहेंगे, किन विषयों पर चर्चा करना चाहेंगे, और अपने फीडबैक को ज़रूर मुझ तक पहुंचाएं। अगली बार मैं आपसे एक अन्य प्रेरणादायक स्त्री की गाथा लेकर मिलूंगी। और चलते चलते सिमो की ही एक प्रेरणादायक सूक्ति, बी लव्ड, बी एडमायर्ड, बी नेसेसरी, बी समबडी। चहेते बने, प्रशंसित बने, आवश्यक बने, कुछ बने। बाय बाय।